नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 28 अगस्त 2018 को द्वितीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ध्रुवीकृत कैपेसिटर है? जो दिए हुए हैं इनमें से ध्रुवीकृत कैपेसिटर कौन सा है? तो ध्रुवीकृत कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब ऑप्शन देखो, पेपर कैपेसिटर नहीं, प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर ये भी नहीं, सेरामिक कैपेसिटर ये भी नहीं, माइका कैपेसिटर ये भी नहीं, टेटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, टेटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगा हर्ट्ज पर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस 100 ओम है के लिए कैपेसिटेंस की आवश्यकता क्या होगी? यानी एफ दे रखा है, एफ बराबर क्या दे रखा है? 1 मेगा हर्ट्ज, एफ बराबर 1 मेगा हर्ट्ज और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी बराबर क्या दे रखा है? 100 ओम। तो सी बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या है देखो, एक्स सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। यदि सी ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एफ एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखो, एफ दे रखा है, एक्स सी दे रखा है, पाई नियतांक है, तो क्या हो जाएगा? सी बराबर 1/2 इंटू पाई का मान कितना है? 3.14 इंटू एफ, एफ है 1 मेगा हर्ट्ज। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 की घात 6 रख सकते हैं नहीं यहाँ पे, 1 इंटू 10 की घात है, या डायरेक्ट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। एफ हो गई 1 मेगा हर्ट्ज, 1 2 3 4 5 और 6 1 मेगा हर्ट्ज। एक्स सी का मान है 100, तो इंटू 100। तो सी बराबर क्या हो गया? 1/3.14 को 2 से गुना किया, कितना हो गया? 6.28 इंटू 10 की घात कितनी हो गई? 6 और 2 8, 10 की घात 8। तो सी बराबर 1/6.28, ये बट्टे में ऊपर आएगी तो इंटू 10 की घात -8, या सी बराबर, यानी इस प्रकार भी रख सकते हैं कि 10 इंटू 10 की घात -9, यानी 8 है, यदि यहाँ पे 10 रख देंगे तो ये 9 हो जाएगी, तो 10 इंटू 10 की घात -9 का से क्या हो गया? यानी इसी 1 0 से 1 घात कट जाएगी तो 8 ही रहेगा, बट्टा 6.28। अब 10 में 6.28 का भाग लगाओ, कितना आ रहा है? 10 भाग 6.28, 1.592। तो क्या हो जाएगा? 1.592, यानी 10 में 6.28 का भाग लगाया तो कितना हो रहा है? 1.592 इंटू 10 की घात -9। किस में है? फेरेड में। कैपेसिटर है तो फेरेड में आ जाएगा। अब इसको राउंड फिगर में इसमें क्या दे रखा है? यानी 1.59 नैनो फेरेड में दे रखा है, तो 1.6 कह सकते हैं इसे, 1.6 10 की घात -9 को हम नैनो कह सकते हैं, तो नैनो फेरेड। तो क्या हो जाएगा? 1.6 नैनो फेरेड। किस ऑप्शन में देखो, ए में क्या है? 0.5 नैनो फेरेड, बी में 1.6 नैनो फेरेड, सही है। सी में 3 नैनो फेरेड, डी में 3.5 नैनो फेरेड और ई में 4 नैनो फेरेड। तो राइट आंसर हो गया बी, 1.6 नैनो फेरेड। तो राइट आंसर हो गया बी, 1.6 नैनो फेरेड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिग्नल डायोड है? जो दे रखे इनमें से कौन सा सिग्नल डायोड है? DR25 ये एक सामान्य डायोड है, AN4007 ये भी सामान्य डायोड है, OA79 ये सिग्नल डायोड है, BY127 ये भी एक सामान्य डायोड है और AN4007
ये भी एक डायोड, ये समन डायोड। तो सिग्नल डायोड है वो OA79 है। अब ये जो इसके अक्षर दे रखे DR है, AN है या OA है, ये इसकी जो कोडिंग की विधि है वो है। देखो कोडिंग की विधि कौन कौन सी थी, एक तो पुरानी विधि, पुरानी विधि का अंदर पहला अक्षर सदैव O होता था, जैसे कि सी वाले में ना OA, तो ये पहला पुरानी कोडिंग विधि है। नई कोडिंग विधि है, इसके अंदर एक तो है प्रो इलेक्ट्रॉन विधि, प्रो इलेक्ट्रॉन विधि, इसके बाद में एक है JEDEC यानी जॉइंट इलेक्ट्रॉन डिवाइस इंजीनियरिंग टेस्टिंग विधि, और एक होती है JIS यानी जापान इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड विधि। प्रो इलेक्ट्रॉन पद्धति के अंदर क्या होता है, पहला अक्षर ABC या R होता है, द्वितीय अक्षर ABC जो भी होता है। और JEDEC विधि के अंदर क्या होता है, एक जो अक्षर होते हैं वो एक एन, दो एन यानी 1N 2N 3N इस प्रकार से होते हैं। या एन का से क्या होता है, संधि से, जैसे कि इसमें दे रखा है एक एन, इसका से एक एन यानी एकल संधि है और 4007 इसका मान है। इनमें दे रखा है एक एन 4001, ये भी JEDEC विधि है। और डी वाले में क्या दे रखा है, BY 127 ये प्रो इलेक्ट्रॉन पद्धति है, यानी बी का से क्या हो गया, ये सिलिकॉन का बना हुआ है। वाई का से क्या हो गया, ये दिष्ट करी डायोड है। तो इस प्रकार से इसकी कोडिंग विधि है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कौन सा सिग्नल डायोड है, तो सी वाला ऑप्शन से होगा, OA79 है वो सिग्नल डायोड है। अगला क्वेश्चन है, किसी डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को क्या कहते हैं, यानी वह डायोड जो रिवर्स बायस में अधिकतम वोल्टेज सहन कर सके उसकी पीक इनवर्स वोल्टता कहलाती है, यानी विपरीत अभिनवृत्ति पर उच्चतम वोल्टता जिसे हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज। किसमें, ए ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो गया ए, पीक इनवर्स वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, यदि हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसे इनपुट 12 वोल्ट आरएमएस है तो आउटपुट में डीसी वोल्टेज क्या होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर से रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो देखो रेक्टिफायर हमेशा औसत वोल्टेज ही रेक्टिफिकेशन आउटपुट प्रदान करते हैं, यानी जो आरएमएस वोल्ट है इसका औसत वोल्ट क्या होगा वो ही आउटपुट में देते हैं। अब देखो 12 वोल्ट है आरएमएस मान, यानी 12 वोल्ट है, तो इसका आरएमएस मान है, इसका एवरेज मान क्या हो जाएगा, तो एवरेज मान हो जाएगा 12/1.11, क्योंकि पीक फार्म फैक्टर का यानी रूप गुणांक कह सकते हैं, फार्म फैक्टर 1.11 का हम इसमें भाग लगाएंगे तो वो हो जाएगा एवरेज वैल्यू, यानी आरएमएस मान में 1.11 का भाग लगाएंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो 12 में 1.11 का भाग लगाओ, कितना आ रहा है, 10.81, तो 10.81 वोल्ट होगा। अब देखो ये कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव है तो इसका आधा वोल्ट ये आउटपुट में देगा, क्योंकि आधी वेव तो कट जाएगी, आधी वेव आउटपुट में रहेगी। तो क्या हो जाएगा कि जो भी आरएमएस मान है उसका पहले एवरेज मान निकाल लो। अब फुल वेव और ब्रिज दिया होता है तो 10.81 वोल्ट आउटपुट देता है, जबकि यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर है तो बट्टा दो कितना हो गया, 5.405 वोल्ट। तो आउटपुट में क्या प्रदान करेगा, 5.405 वोल्ट आउटपुट प्रदान करेगा। इसमें है ए ऑप्शन में देखो 5.4 वोल्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। कई बार इसका डायरेक्ट अनुपात भी ले लेते हैं हम कि जो फुल वेव और ब्रिज है वो 90% आउटपुट देता है, यानी 12 वोल्ट है तो 12 का 90% निकाल लो। यदि हाफ वेव है तो 45% निकालो, एक ही बात है, वो भी यही मान आएगा, यानी 12 वोल्ट का 45% निकालेंगे तो 5.4 वोल्ट ही आएगा। तो इस प्रकार से भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि फुल वेव और ब्रिज में आउटपुट में 90% मिलते हैं जो इनपुट आरएमएस है उसका, और हाफ वेव में 45% मिलते हैं। जब एक्चुअल विधि ये है कि जो भी वोल्टेज होगा आरएमएस उसका पहले एवरेज निकालो, तो 12 वोल्ट आरएमएस इसका एवरेज हो गया 10.81। अब हाफ वेव है तो बट्टा 2, और यदि फुल वेव है तो सेम यही रहेगा, तो हाफ वेव तो बट्टा 2 हो गया तो कितना हो गया 5.405 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, पीसीबी की साइड जिस पर घटक लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं, यानी एक पीसीबी की एक तो होती है घटक साइड जिस तरफ हम घटक लगाते हैं, और दूसरी तरफ होती है सोल्डरिंग करती है जिस पर को कनेक्शन करते हैं, तो वो होगी सोल्डरिंग साइड। तो जिस तरफ घटक लगाते हैं वो पूछा है तो वो घटक साइड हो गई, यानी कंपोनेंट साइड कह सकते हैं या घटक साइड कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्या है, ए में क्या है कॉपर साइड, बी में सोल्डर साइड, सी में देखो घटक साइड, सही है।
ट्रैक साइड और रिवर्स साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, घटक साइड। अगला क्वेश्चन है फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। अब ऑप्शन देखो, ए में क्या है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर सही है, बी में क्या है टेस्ला ये भी सही है, सी में हेनरी नहीं, फेरेड नहीं, ए और बी दोनों सही है। यानी ई ऑप्शन सही होगा कि फ्लक्स घनत्व की इकाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी है या टेस्ला भी है। तो राइट आंसर हो गया ई, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में केवीएल किरचॉफ वोल्ट लॉ का उपयोग कर V1 और V2 का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। देखो आरेख दे रखा है, पूछा है कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम का प्रयोग करते हुए V1 और V2 का मान ज्ञात कीजिए। आरेख किस प्रकार का है, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर आपूर्ति वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट, ऐसे 20 वोल्ट। यहाँ पे 20 वोल्ट है, ये प्लस है ये माइनस है, कह रहा है ये 2 ओम का प्रतिरोध है और ये 3 ओम का प्रतिरोध है। पहले तो देखो कुल प्रतिरोध कितना हो गया 2 और 3। अब इसमें भी एक ध्यान रखो, यहाँ पे माइनस चिन्ह दे रखा है, यहाँ पे प्लस कह रखा है, यानी यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है। यानी ये प्लस सप्लायर प्लस से जुड़ा हुआ है, जब ये विपरीत जुड़ा हुआ है, ये माइनस के सप्लायर इधर प्लस से बता रहा है जुड़ा हुआ है, यानी ये विपरीत है। अब इसमें से पहले तो देखो कुल धारा क्या प्रवाहित हो रही है 2 ओम और 3 ओम, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया 5 ओम। प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी आई बराबर वी अपॉन आर। वी का मान कितना है 20, आर का मान कितना है 3 और 2 5, तो धारा क्या हो गई 4 एम्पीयर। इसमें से प्रवाहित धारा क्या हो गई 4 एम्पीयर। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा V1 और V2। V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर हो जाएगा, ये मान लो कि R1 है और ये है R2, तो R1 इंटू आई। R का मान कितना है 2, I का मान कितना है 4, कितना हो गया 8 वोल्ट। इसके अक्रॉस इसमें अक्रॉस वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा 8 वोल्ट। V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा R2 इंटू I2। R2 का मान कितना है 3, I का मान कितना है 4, कितना हो गया 4 3 12 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितने होंगे 12 वोल्ट। अब देखो सप्लाई ये माइनस है ये प्लस, यानी इसमें से जो धारा प्रवाह की डायरेक्शन दे रखी है वो इस प्रकार दे रखी है, जबकि इसमें विपरीत है, धारा प्रवाह की डायरेक्शन विपरीत बता रखी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो वोल्टेज होगा ये विपरीत रहेगा फिर, यानी धारा प्रवाह की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ विपरीत हो जाएगी। प्लस से माइनस ये तो सी है डायरेक्शन, ये माइनस से प्लस यानी इसकी धारा प्रवाह की डायरेक्शन विपरीत है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये चिन्ह विपरीत रहेगा, फिर -12 वोल्ट आएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका तो सही है कि 8 वोल्ट है और इसमें से प्रवाहित जो अक्रॉस वोल्टेज है वो -12 वोल्ट होंगे। तो 8 वोल्ट और -12 वोल्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा किसमें देखो ए ऑप्शन में देखो 8 वोल्ट और -12 वोल्ट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आईईई या एएनएसआई प्रणाली में फ्यूज के लिए निम्न में से कौन सा प्रतीक है। फ्यूज का प्रतीक पूछा है, तो फ्यूज का BIS प्रतीक क्या होता है देखो, तो इनमें से फ्यूज का प्रतीक कौन सा हो जाएगा, फ्यूज का प्रतीक होता है ये। इसके अलावा कई बार और भी प्रतीक आते हैं फ्यूज के, और कौन कौन से होते हैं, एक फ्यूज का प्रतीक होता है ये भी फ्यूज का ही प्रतीक है, इसके अलावा ये भी फ्यूज का ही प्रतीक है, ये तीनों ही फ्यूज के प्रतीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा देखो सी ऑप्शन वाला सी होगा, यानी सी ऑप्शन में ये दे रखा है, तो ये फ्यूज का प्रतीक, इसके अलावा ये भी है और ये भी होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, इन फ्यूज का प्रतीक कौन सा है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत के प्रति शरीर प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना ही व्यक्ति को नुकसान कम होगा। यानी विद्युत के प्रति शरीर का जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा प्रवाह कम होगी, धारा प्रवाह कम होगी तो आघात भी कम लगेगा। यानी क्योंकि धारा प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है, यानी प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो धारा कम प्रवाहित होगी। तो ये कह रहा है कि
शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा तो व्यक्ति के शरीर में से प्रवाहित धारा का मान उतना ही कम होगा, और उतना ही कम होगा तो व्यक्ति के आघात भी कम लगेगा। क्योंकि 20 मिली एम्पियर तक की धारा यदि शरीर में से प्रवाहित हो जाए एक क्षण भर के लिए तो सामान्य आघात लगता है, 50 मिली एम्पियर तक प्रवाहित हो जाए तो गंभीर आघात लगता है, 100 मिली एम्पियर की धारा प्रवाह हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है एक क्षण भर में ही। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा फिर कि ज्यादा प्रतिरोध होगा तो धारा कम प्रवाहित होगी, कम प्रवाहित होगी तो नुकसान भी कम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कम, इसमें है ए ऑप्शन। तो राइट आंसर हो गया ए कम। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बलों द्वारा लेमिनेटेड शेड के कंपन से उत्पन्न शोर को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बलों द्वारा लेमिनेटेड शेड यानी जो कोर है, कोर में जो कंपन उत्पन्न होता है इसके कारण जो आवाज होती है या शोर उत्पन्न होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हमिंग कहते हैं। तो राइट देखो ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, मैग्नेट्रोस्ट्रिक्शन नहीं, व्हाइट शोर नहीं, हम शोर सही है, जूम नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमिंग कहते हैं, तो हम शोर कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? शंट मोटर का पूछा है। देखो कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, क्रेन में श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है ना, डीसी श्रेणी मोटर का। विद्युत ट्रैक्शन में भी डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। एलिवेटर्स में क्यूमुलेटिव कंपाउंड यानी संचय यौगिक मोटर का प्रयोग करते हैं। खराद मशीन यानी रंधा मशीन इसके अंदर डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। वायु संपीड़न में इसमें भी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें डीसी शंट का पूछा है तो खराद मशीन में होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा कि खराद मशीन में हम डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटी वाइंडिंग की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सी है? यानी कोई छोटी वाइंडिंग है और इसकी हमें जांच करनी है ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट या क्लोज सर्किट आदि की, तो कौन सी विधि काम में लेंगे? तो इसके लिए हम टेस्टिंग लैंप के द्वारा वोल्ट ड्रॉप विधि काम में लेंगे। अब ऑप्शन देखो, फील्ड टेस्ट नहीं, ड्रॉप टेस्ट सही है, रिजनरेटिव टेस्ट नहीं, ब्रेक टेस्ट नहीं, नो लोड टेस्ट ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ड्रॉप टेस्ट यानी वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट विधि काम में लेंगे, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक संधारित्र होता है, यानी सिंगल फेज जो मोटर होती है कैपेसिटर मोटर, इसके अंदर जो संधारित्र लगाते हैं वो कौन सा होता है? ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सही है, सेरामिक कैपेसिटर नहीं, पेपर कैपेसिटर भी नहीं, माइका कैपेसिटर भी नहीं, पॉलीकार्बोनेट कैपेसिटर भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हम काम में लेते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रेरण मोटर का शाफ्ट किसका बना होता है? प्रेरण मोटर है इसका जो शाफ्ट होती है वो किसकी बनी होती है? ऑप्शन देखो, जंगरोधी इस्पात की नहीं, कार्बन इस्पात की सही है, लोहे की सही है नहीं, यानी कार्बन इस्पात की बनी होती है, लोहा नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, कास्ट आयरन ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्बन इस्पात, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा कि कार्बन इस्पात की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है किसी 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 6% स्लिप है तो रोटर विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? रोटर फ्रीक्वेंसी का मान पूछा है, इसका मान क्या होगा? क्या क्या दे रखा है देखो, क्या कह रहा है किसी 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 3 फेज 440 वोल्ट, V बराबर क्या है यानी लाइन वोल्टेज क्या है 440 वोल्ट, एफ बराबर क्या है, एफ बराबर कह रहा है कि 50 हर्ट्ज है, एस प्रतिशत में क्या है, एस इन परसेंट बराबर है 6% है। तो रोटर की आवृत्ति एफ आर बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। एफ आर बराबर क्या होता है, एफ आर बराबर होता है एस इंटू एफ, एस का मान कितना है 6%, तो 6/100 इंटू एफ क्या है, एफ है 50 हर्ट्ज, तो क्या हो जाएगा 2 का भाग इसमें लगाया तो 3 हर्ट्ज, 6 में 2 का भाग लगाया तो 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हर्ट्ज, किसमें है बी ऑप्शन में देखो 3 हर्ट्ज। तो राइट आंसर हो गया बी 3 हर्ट्ज है। अगला प्रश्न है कार्बन आर्क लैंप का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? कार्बन आर्क लैंप
ऑप्शन देखो, घरेलू प्रकाश व्यवस्था में नहीं, घरेलू प्रकाश व्यवस्था में जीएलएस जनरल लाइटिंग सिस्टम वाला लैंप काम में लेते हैं और वर्तमान में टीएफएल या एलईडी ज्यादातर काम में लेते हैं। सड़क प्रकाश व्यवस्था में इसमें हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप काम में लेते हैं। सिनेमा प्रोजेक्टर सही है। छायाचित्रण में नहीं। औद्योगिक प्रकाश में ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिनेमा प्रोजेक्टर में आर्क लैंप का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया सी, सिनेमा प्रोजेक्टर में। अगला क्वेश्चन है, धुएं के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों में स्थापित उपकरण कौन सा है? यानी जो स्टीम टरबाइन है, यानी जो वाष्प चलित है, जिस कोयला वाले ये होते हैं, इनके अंदर जो धुएं का प्रदूषण होता है, इसको कम करने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है? इसमें स्थिर विद्युत निषादक लगाया जाता है। यानी प्रदूषण को कम करने के लिए स्थिर विद्युत निषादक, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहते हैं। तो अब ऑप्शन देखो, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फेस नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सही है, डी सुपरहीटर्स नहीं, रीहीटर्स नहीं, साइलेंसर्स ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सी होगा, यानी स्थिर विद्युत निषादक, या इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? सामान्यतः बल्ब में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन भरी जाती है। तो ऑप्शन देखो, नाइट्रोजन सही, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हीलियम नहीं। तो जो जीएलएस लैंप होते हैं इसमें, यानी जो बेस से भरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप, तो इसमें आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। तो नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज एचआरसी यानी एचआरसी कार्ट्रिज प्रकार के फ्यूज का उपयोग कब किया जाता है? उच्च वोल्टेज एचआरसी फ्यूज का वोल्टेज का कितने वोल्ट पर किया जाता है? तो 33 केवी पर किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ए में क्या 11 नहीं, बी 33 केवी सही है, बी ऑप्शन इसका सही होगा 33 केवी पर। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम चालक पर सोल्डरिंग के रूप में लग को संयुक्त करने के लिए निम्न में से कौन सा टूल्स प्रयोग किया जाता है? यानी एल्यूमिनियम चालक पर लग लगाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? लग लगाने के लिए हम क्रिपिंग टूल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखो, क्रिपिंग टूल सही है, कट फाइल नहीं, सेंटर पंच नहीं, मेलेट नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए, क्रिपिंग टूल, यानी लग लगाने के लिए हम क्रिपिंग टूल का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए, क्रिपिंग टूल्स। अगला क्वेश्चन है, तांबे के तार का भू प्रतिरोध कितना होता है? यानी अर्थ का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अर्थ का प्रतिरोध अधिकतम 1 ओम होना चाहिए। तो तांबे का हो चाहे एल्यूमिनियम का हो, ज्यादातर हम अर्थ वायर तांबे का ही प्रयोग करते हैं। तो तांबे के अर्थ तार का प्रतिरोध अधिकतम 1 ओम होना चाहिए, 1 ओम या इससे कम ही होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो गया, 1 ओम। किसमें? ए ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया ए, 1 ओम। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में 9 माइक्रोफेरेड और 18 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के दो संधारित्र की कुल कैपेसिटेंस क्या होगा? यानी श्रेणी क्रम में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, 9 माइक्रोफेरेड और 18 माइक्रोफेरेड के। पूछा है कि कुल कैपेसिटेंस क्या होगा? क्या कह रहे हैं, मान लो श्रेणी क्रम में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, मान लो ये C1 है, ये C2 है, इसका मान कह रहा है, एक है 9 माइक्रोफेरेड का, एक है 18 माइक्रोफेरेड का। पूछा है कुल कैपेसिटेंस क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में कुल कैपेसिटेंस ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि 1/Ct बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ C1 का मान क्या है, 1/Ct बराबर, C1 का मान है 1/9 प्लस C2 का मान 1/18। तो 1/Ct बराबर लघुत्तम आ गया इनका 18, इसका भाग इसमें लगाया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2, 18 का भाग 18 में 1, 1 को 1 से गुणा किया 1। तो 1/Ct बराबर कितना हो गया, 2 और 1 3/18। तो Ct बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण कर लो, 18/3, 18/3। तो Ct बराबर क्या हो जाएगा
6 किस में, माइक्रोफेरेड में है तो माइक्रोफेरेड। तो कुल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। किस ऑप्शन में है देखो, ए ऑप्शन में देखो तो राइट आंसर हो गया ए 6 माइक्रोफेरेड है। अगला क्वेश्चन है 50 चक्र प्रति सेकंड उत्पन्न करने के लिए 6 ध्रुव अल्टरनेटर की किस गति पर संचालित किया जाना है। यानी कोई प्रत्यावर्तक है जिसके लिए हमें F 50 हर्ट्ज आवश्यक है, पोलों की संख्या 6 है, तो इसकी गति क्या होगी। यानी क्या क्या दे रखा है देखो, n ज्ञात करनी है, F दे रखी है और पोलों की संख्या दे रखी है। F क्या दे रखी है, F बराबर कह रखा है कि 50 हर्ट्ज आवश्यक है, पोलों की संख्या बराबर है 6, तो n बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या है, F बराबर होता है पी एन बट्टा 120। n ज्ञात करना हो तो n बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू 120 बट्टा पी। F का मान कितना है 50 इंटू 120 बट्टा पोल कितने हैं 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया 5 दूनी 10,000 आरपीएम। तो इसकी गति क्या हो जाएगी 1000 आरपीएम, 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट। किसमें है देखो, बी ऑप्शन में देखो 1000 आरपीएम। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है एससीआर का विस्तार रूप क्या है। एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ऑप्शन देखो, ए में क्या है सोडियम कंट्रोल रिएक्टर नहीं, बी में क्या है सिलिकॉन कंट्रोल रिएक्टर, रिएक्टर नहीं होता रेक्टिफायर होता है। सी में देखो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सही है। डी में क्या है सेमी कंट्रोल रिएक्टर नहीं। ए में क्या है सिलिकॉन कन्वर्टर्स रेक्टिफायर, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित थे, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।